चलिए वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 11 है और ये आपका 11.2 है, जिसमें आपने सबसे पहले देखा था मानवीय गलतियों के कारण नाभिकीय, उसके बाद आज दूसरा है जैविक और तीसरा है आप लोग का रासायनिक। सबके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं रासायनिक आपदा की, यानी केमिकल डिसेस्टर के बारे में। तो देखिए रासायनिक आपदा को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। सबसे पहला विषैले रासायनिक उत्पाद के रूप में, यानी टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और दूसरा है आप लोग का रासायनिक युद्ध सामग्री, ठीक है, यानी केमिकल वेयरफेयर हैजार्ड्स। तीसरा है आप लोग का रासायनिक औद्योगिक इकाइयों से रिसाव और कचरे, यानी केमिकल मटेरियल सीपेज एंड पॉल्यूटेंट बेस्ड हैजार्ड्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका विषैले रासायनिक उत्पाद यानी टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। विषैले रासायनिक उत्पाद से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं कौन कौन सी, इसको देखेंगे। तो देखिए यह उत्पाद शीघ्र अनुभव नहीं किया जा सकता है, इसको आप शीघ्र नहीं जान सकते कि आपदा का रूप ले चुका है कि नहीं ले चुका है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पाद पर देखने को मिलता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा कृषि पर, ठीक है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ मृदा के सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है, वरन यानी साथ ही साथ उत्पाद क्या होते जा रहे हैं, विषैले होते जाते हैं। इसके लगातार उपयोग से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है जो जानलेवा साबित होती हैं। साथ ही साथ कभी कभी कीटनाशक के प्रयोग से खेत और तालाब का जल कैसा हो जाता है, जहरीला हो जाता है, ठीक है। ज्यादा अगर हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उससे क्या चीज होता है, विषैला हो जाता है, यानी जहरीला हो जाता है। और पालतू पशु और यहाँ तक कि मनुष्य भी उसके शिकार हो जाते हैं। हरित क्रांति से जुड़ी यह आपदा भारतीय ग्रामीण समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो आपका हरित क्रांति है इसी से जुड़ा हुआ है, यानी हरित क्रांति का मतलब क्या है, पेड़ पौधे का बचाव, है ना। हरे पेड़ पौधे हरियाली छाए रहे, तो उसी से संबंधित है ये। तो वही चीज है आपदा ये जो आपदा है भारतीय ग्रामीण समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्या चुनौती है। तो इसको हम लोग को बचाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए उसके बाद कहता है अम्लीय वर्षा भी प्रत्यक्ष आपदा है। दामोदर घाटी प्रदेश में यह एक गंभीर समस्या है। इससे वनस्पति, मृदा और जल में अम्ल की मात्रा में भारी वृद्धि होती है। अम्लीय वर्षा का मूल कारण औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव से होता है। यानी भैया अम्लीय वर्षा होने का 2 सिस्टम है आपका। एक तो सबसे पहला आपका सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2, SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा के 2 कारण याद रखिएगा, NO2, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे इससे मनुष्य के शरीर, फसल, वनस्पति, फल और मछलियों पर भी बुरा असर पड़ता है और इन सभी चीजों के उपयोग से लोगों में जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होती है। अम्लीय वर्षा से वृक्ष के पत्ते मृत पाए यानी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और नए पत्ते बराबर नहीं निकलते, यानी जो पत्ते भाई खत्म हो गए, मुरझा गए, फिर दोबारा वहां से नहीं, क्योंकि एसिड है, जहां पे भी पड़ेगा वो तो वहां से खत्म, वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ख नंबर हम लोग का है रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही रासायनिक आयुधों का प्रयोग होता रहा है। रासायनिक आयुद्ध के अंतर्गत विविध जहरीले गैसों के प्रयोग के साथ साथ विस्फोटक पदार्थ में भी ऐसे गैस सन्निहित होते हैं जिसके प्रभाव से त्वचा में जलन और क्रमशः गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। श्वसन द्वारा आंतरिक प्रभाव से घुटन, बेहोशी और मृत्यु की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब इतनी जहरीली गैस होती है कि उससे इंसान मतलब उसके अंदर जलन मतलब महसूस, ऐसे मतलब सीधा फेफड़े पे अटैक करती है और दिल पे अटैक करती है। यानी आपको जलन महसूस होगा, एकदम लगेगा वोमिटिंग जैसा, मतलब दिमाग का ना काम चलना। जहरीला जखने पॉइजनेबल गैस है तो पॉइजन की तरह काम करेगा ही। तो वही चीज है यहाँ पे युद्ध सामग्री में जो बम का प्रयोग किया जाता है या गैस का प्रयोग किया जाता है, उसी चीज के बारे में। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं, छोटा पॉइंट। आगे अगला है गौ, रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदा। तो देखिए रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में से रिसाव भी बड़ी आपदा का रूप ले लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा है भोपाल गैस त्रासदी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भोपाल रासायनिक गैस रिसाव आपदा 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटी थी, जो औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है, ठीक है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रिया उत्पाद सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक
अत्यंत जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड में कीटनाशक कारखानों से लगभग मध्य रात्रि में रिसकर हवा के साथ आसपास के क्षेत्रों में बह गई। इससे तत्काल करीब 2000 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन 10,000 से भी अधिक लोग अपंग हो गए। इस भोपाल गैस त्रासदी से याद रखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? दिसंबर 1984 में, ठीक है। और किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। आगे है, अपंग लोगों को श्वसन की समस्या, अक्सर बुखार आना, लगातार कफ होना, मानसिक अपंगता और डिप्रेशन जैसी बीमारियां सामान्य रूप से हो गई। चलिए, तो ये तो थी सब आपदा। भाई इसका प्रबंधन करना, इसका संरक्षण करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो रासायनिक आपदा से बचने के लिए तत्कालीन और दीर्घ सूत्री दोनों प्रकार के प्रबंधन क्या आवश्यक है। तत्कालिक प्रबंधन से सभी रासायनिक आपदा कारखानों के प्रांगण में पर्याप्त मात्रा में जल तथा अग्निशामकों की आवश्यकता होनी चाहिए। वहां आसपास जल की और आग लगने पर अग्निशामकों की आवश्यकता वहां पे पहले से प्रबंध के रूप में होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कहता है, रासायनिक कारखानों में कार्य करने वाले लोगों को मास्क और ग्लव्स, विशिष्ट डिजाइन के ट्राउजर और जूते की सुविधा भी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। एक निश्चित अंतराल पर सभी लोगों का स्वस्थ परीक्षण यानी उनकी जांच होनी चाहिए कि भाई आदमी स्वस्थ है, ठीक ठाक है कि नहीं। यह भी आवश्यक है। रासायनिक उद्योगों की स्थापना सघन बसे क्षेत्रों से दूर होनी चाहिए, यानी ऐसी जो भी रासायनिक मतलब उद्योग है या रासायनिक क्या कहते हैं आप लोग का उद्योग है, इसको सघन से दूर यानी विरल में इसको स्थापित करना चाहिए। जहां लोग बसे हो वहां से बहुत ज्यादा दूर में जाके इनकी स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद है, वस्तुतः रासायनिक आयुधों को रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ जो जी हैरीजेल हैं, इन्होंने कहा है इससे आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा है, ठीक है। ये जो रासायनिक आयुध है इसे क्या कहा है उन्होंने? भारी विनाश का अस्त्र कहा है और आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा है। अतः इसके उत्पाद और उपयोग पर व्यापी रोक ही इस आपदा से मानव जाति को बचा सकती है। यानी ये जो आयुध है ये आपका, इससे बचने का एक ही उपाय है, जहां जो भी है इसको वहीं पे स्थगित कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया, इससे मानव जाति बची रहेगी। उसके बाद रासायनिक खाद कीटनाशक से उत्पन्न छिपी हुई आपदाओं से बचने के लिए एक दीर्घकालीन सतत कृषि विकास की नीति बनाने की जरूरत है। एक अच्छी नीति यानी कृषि की एक अच्छी नीति बनाने की जरूरत है, ताकि इससे कीटनाशक जो है और खाद है इसका उपयोग ना करके कुछ दूसरे चीज का उपयोग करके इससे बचा जा सके। तो रासायनिक खाद के बदले जैविक उर्वरक के उपयोग की जरूरत है ना। यानी रासायनिक खाद ना देके हम लोग को जैविक उर्वरक की जरूरत है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्तमान समय में भारत को 80% कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला और मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है। यानी हम जो भी वहां पे कीटनाशक डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं हम लोग पेड़ पौधों में कीड़े मारने की दवा, उससे मानव को भी 80% लगभग में क्षति हो जाती है। तो इस चीज पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। चलिए उसके बाद कहता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अम्ल की मात्रा में लगातार वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही साथ न सिर्फ निम्न वायुमंडल के लिए वरन संपूर्ण जीव मंडल के लिए विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। जो वृद्धि हो रही है इससे छोटा मोटा नहीं, जितने भी जीवधारी यानी जैव मंडल को ही इससे नुकसान होने वाला है, ठीक है। इस विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना उपलब्ध तकनीकी के लिए गंभीर चुनौती है। मतलब इसको कम करने के लिए भैया चुनौती है सामने में, इसको कैसे कम किया जाए। अतः इन गैसों को छोड़ने वाले औद्योगिक उत्पादों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसे तकनीक का उपयोग करें जिससे विषैले गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन हो। यानी जो भी कंपनी इस तरह का चीज बना रही है या उद्योग चला रही है, उसको ये चाहिए कि भाई इसका कम से कम इसका प्रयोग करें या ऐसे गैस का निर्माण करें या ऐसे काम करें जिससे ये सब गैस कम उत्सर्जित हो, यानी कम निकले। नई तकनीक आधारित जनरेटर इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देखिएगा अभी साइलेंट जनरेटर जो है, पहले का जनरेटर जहाँ चलता था एकदम काला धुआं देता था, अगल बगल में खड़े हो जाइएगा ना 5 मिनट तो पता चला फेयर लवली भी आपको गोरा नहीं कर पाएगी, इतना जबरदस्त उसका धुआं था, है ना। और अभी के जनरेटर में देखिए आप, जनरेटर और साउंड उसका इतना था कि कम से कम एक गांव अगर एक जगह चलता था ना तो सबसे गांव में आवाज आती थी भाई कहीं जनरेटर चल रहा है।
और अभी साइलेंट जनरेटर जो है वो अगर कहीं पे भी चलता है, बगल में जाइएगा ना आप, जैसे यहाँ ये मान लीजिए साइलेंट जनरेटर है, तो यहीं पे आवाज सुनाई पड़ेगा इसके आसपास, यानी सोच लीजिए 10 से 20 मीटर के दायरे में, उसके बाद नहीं। पर उसका तो मान लीजिए लगभग 1 किलोमीटर रेंज देख लेता था कि भैया जनरेटर चल रहा है ना। तो ये उसका सबसे सुंदर उदाहरण है। तो यहाँ पे हो गया खत्म। अब चलिए साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न जो कि आपको आगे क्वेश्चन में काम देगा। तो पहला क्वेश्चन है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? अभी जस्ट आपने पढ़ा है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? 1984, 1990, 1930 या 2004? फटाफट इसका जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा 1984 में। कब हुआ था भोपाल गैस रिसाव? 1984 में। और कौन सा गैस छूटा था? मिथाइल साइनोनाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तूती कोरीन में 1997 ईस्वी में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तूती कोरीन में गैस का रिसाव हुआ था, उससे कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? उल्टी होना, सर्दी एवं खांसी, उल्टी होना एवं छाती में जलन, या मस्तिष्क ज्वार? जब भी देख लीजिए गैस का रिसाव होगा तो याद रखिएगा वोमिटिंग तो 100% होगा, साथ ही साथ छाती में जलन यानी फेफड़ों में दिक्कत होगा, क्योंकि सांस वाली बीमारी, गैस क्या है? सांस के द्वारा अंदर जाएगा तो जलन होगा फेफड़े में, छाती में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टी होना एवं छाती में जलन। ठीक है, आगे है, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? आपको बताना है अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? पटना महानगर, दामोदर घाटी, उत्तरी बिहार या असम घाटी? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपने शुरुआत में इसके बारे में पढ़ा था, कहाँ पे हो जाएगा इसका? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा? दामोदर घाटी क्षेत्र में। चलिए 3 ही क्वेश्चन थे, आगे चलते हैं हम लोग इसके लघु उत्तरीय पर। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा गैस के प्रयोग से यहूदियों को मारा गया था? किस देश के द्वारा गैस के प्रयोग से यहूदियों को मारा गया था? तो याद रखिएगा जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। चलिए प्रश्न 2 कहता है, कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो कीटनाशक में याद रखिएगा सल्फर का प्रयोग होता है। किसका? सल्फर का होता है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का, गैस रिसाव होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? तो गैस रिसाव होने पर वहां मौजूद लोगों को हवा के विपरीत दिशा की ओर जाना चाहिए। अगर गैस इधर से छूट रही है तो इस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, विपरीत दिशा में जाना चाहिए, यानी इसी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, विपरीत दिशा में जाना चाहिए। अगर इधर जा रही है तो आपको इस तरफ जाना चाहिए। अब सामने सामने नहीं जाइएगा, पता चला वो डायरेक्ट आपके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ हवा होगी उधर रिसाव ज्यादा तेजी से होगा, जिस तरफ हवा नहीं होगी उधर रिसाव ज्यादा तेजी से नहीं होगा। तो आपको विपरीत दिशा में जाना चाहिए। उन लोगों को मास्क और ग्लव विशेष प्रकार से डिजाइन किए हुए ट्राउजर और जूते का उपयोग करना चाहिए। आगे है, गैस का रिसाव होने पर सबसे पहले वायु प्रदूषित होती है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है तथा जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने लगती है, जो सांस के द्वारा अंदर जाके हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी तो यह मृत्यु का कारण भी बन जाती है, इसीलिए मास्क का उपयोग करना सही है। ठीक है, इधर ही पीछे आपने देखा होगा कोरोना वायरस आया था तो मास्क का इस्तेमाल क्या होता था? ज्यादा यूज में होता था। ठीक, उसी तरह जहां पे भी इस तरह का गैस वाला काम होता है या केमिकल वाला जहां पे भी काम है, मास्क वहां 100% नेसेसरी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ जहरीले गैस हमारे शरीर के चर्म रोग को भी बहुत नुकसान कर, चर्म को भी, यानी चर्म रोग उससे हो जाता है, चर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, फलस्वरूप चर्म रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए लोगों को विशेष प्रकार के ट्राउजर और जूते के उपयोग की सलाह दी जाती है ताकि वो बचे। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, रासायनिक आपदा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का वर्णन करें। तो रासायनिक आपदा में मुख्यतः आपको पता 3 भागों में बांटा गया इस आपदा को। सबसे पहला विषैला रासायनिक उत्पाद, दूसरा है रासायनिक युद्ध सामग्री, और तीसरा आगे देखते हैं और समस्या का भी वर्णन करेंगे। चलिए बोर्ड साफ करके अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है आपका रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव। ठीक है, तीसरा है आप लोग का रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। इस प्रकार की आपदा का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जो कीट होते हैं, कीटों के साथ साथ उस मिट्टी में उत्पन्न फसलें भी जहरीली हो जाती है और उसके उपयोग से जानलेवा बीमारी होने का भी खतरा रहता है। इसके प्रयोग से खेत और तालाब का जल भी जहरीला हो जाता है, जिसको पीने से मान लीजिए जो भी पीता है, तो आपको पता है जल से कैसे कौन सी बीमारी होती है? पेचिस। ठीक है, तो बहुत सी बीमारियां हो सकती है। आगे बात करते हैं प्रश्न 2 की,
दूसरे पॉइंट की, तो रासायनिक आयुधों के अंतर्गत विविध जहरीले गैसों के प्रयोग के साथ साथ विस्फोटक पदार्थों में भी ऐसे सन्निहित होते हैं जिसके प्रभाव से त्वचा में जलने तथा गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। श्वसन द्वारा आंतरिक प्रभाव से घुटन होना, बेहोशी होना और मृत्यु की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न त्रासदी भी भयंकर आपदा का रूप लेती है। इसके प्रभाव से श्वसन की समस्या, उल्टी होना, छाती में जलन तथा निमोनिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। आपदा प्रबंध से देखिए ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। और ये जो आपका आपदा प्रबंध है ये 5-6 नंबर आराम से दे जाता है। बस थोड़ा सा एक बार खाली आप पढ़ लेते हैं या सुन भी लेते हैं, एक बार पूरा कंप्लीट भी देख लेते हैं, तो आपका ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में शेड्यूल हो जाएगा। और यही चीज आपको 10th में भी काम देगा, इसी वाला आपदा प्रबंध। ठीक है, तो चलिए इसका हो गया खत्म, एंडिंग पॉइंट हो गया ये। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।